हेलो, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल ए गंगादेव स्टडी पॉइंट पे। एंड मेरा नाम नीतीश कुमार और आज हम आपके लिए लेकर आए मॉडल क्वेश्चन यानी फिजिक्स यानी भौतिकी के चैप्टर 1 प्रकाश के परावर्तन का मॉडल क्वेश्चन, जो कि बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। यदि आप इसको करके जाते हैं तो आपका इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। और हम जो बोलेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, आप यदि उसको ध्यान से सुनते हैं तो शायद आपका कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? तो देखिए, आभासी प्रतिबिंब समतल तथा उत्तल दोनों दर्पण में बनता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो देखिए, समतल दर्पण में हमेशा आभासी यानी काल्पनिक तथा बराबर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। समतल दर्पण किसको बोलेंगे? हम अपने घर में जो आईना यूज करते हैं वही हमारा क्या समतल दर्पण है। तीसरा क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है, F=R/2, यानी ऑप्शन नंबर ए। फिर चौथा क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग उदाहरण है। तो देखिए, प्रकाश तरंग जो है वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग का, यानी ऑप्शन बी, ठीक है। तो इसमें पूछता है 5वां नंबर क्वेश्चन की दर्पण सूत्र है। तो दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f, यानी ऑप्शन नंबर डी। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, गोलीय दर्पण में फोकांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो इससे पहले भी हम ये क्वेश्चन किए हैं, शायद क्वेश्चन नंबर 4, जो कि क्या होता है F=R/2, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब क्या होगा? प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगा? तो देखिए, जब आपका आवर्धन ऋणात्मक होगा तो हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। इसको आप ऐसे देख लीजिए कैसे। मान लीजिए ये हमारा एक है दर्पण, ठीक है, ये दर्पण है। यहाँ पे इसका क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसमें उल्टा प्रतिबिंब बनाना है हमको। तो अगर ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मान लेते इसका कहीं प्रतिबिंब बन गया, तो देखिए ऑब्जेक्ट तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। बट यहाँ पे ये प्रतिबिंब का जो हाइट है वो हमारा क्या है, निगेटिव। तो आवर्धन बराबर क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन वस्तु की ऊंचाई। तो ये देखिए टोटल निगेटिव आ जाएगा, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, हमारा उल्टा होगा, ठीक है। समझ गए इसको। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। तो सोलर कुकर में हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, मोटर चालक के सामने यानी साइड मिरर लगा होता है, तो इसमें उत्तल दर्पण होता है। क्यों होता है उत्तल दर्पण? क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो देखिए, सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो अवतल दर्पण होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है, ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम है, 2 नियम है। कौन कौन सा नियम? एक तो नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, एंड दूसरा नियम है आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो देखिए, समतल दर्पण में नहीं, समतल दर्पण में हमेशा आपके जैसा यानी आपके बराबर प्रतिबिंब बनेगा। अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और ये केस, इसको आगे बढ़ते पहले हम 14 नंबर क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। फिर दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? देखिए, दाढ़ी बनाने में हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये दर्पण हमारे प्रतिबिंब को सीधा और बहुत ज़्यादा बड़ा बना देता है, ठीक है। तो दाढ़ी आसान से दिख जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के नहीं, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी ऑप्शन नंबर ए परावर्तन का दूसरा नियम है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो बड़ा प्रतिबिंब केवल एक ही दर्पण बनाएगा, जो हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वक्रताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। इसको हम गोलीय दर्पण की द्वारक बोलते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और सीधा होता है, यानी
काल्पनिक और हश्रित छोटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाए उसको पारदर्शी बोलते हैं। अपारदर्शी किसको बोलेंगे? जिससे प्रकाश की किरण आसानी से पार नहीं कर पाए या फिर थोड़ा थोड़ा पार कर पाए, नहीं पार कर ही नहीं पाएगी, ठीक है। पारभासी में थोड़ा बहुत पार करेगी, ठीक। एंड क्वेश्चन नंबर 21, 21 नंबर, हमारी आंखें जो देख सकती है वे वस्तुएं होती हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दीप्त या प्रदीप्त, ठीक है। दोनों वस्तु को हम देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? इससे पहले भी हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। वो प्रतिबिंब कैसा होगा हमारा? वास्तविक और उल्टा, जो कि अवतल दर्पण बनाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 23 है, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पे खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। वो कौन सा दर्पण होगा? केवल समतल नहीं, समतल या उत्तल दोनों दर्पण में आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। बट इसमें डिफरेंस क्या होगा कि समतल दर्पण में हमारे बराबर का प्रतिबिंब बनेगा एंड उत्तल दर्पण में सीधा तो बनेगा बट हमसे छोटा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो देखिए, अवतल दर्पण में जब आप वस्तु को फोकस के अंदर यानी फोकस और ध्रुव के बीच रखिएगा तो आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? काल्पनिक, यानी ऑप्शन नंबर डी। फिर है 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो ये अवतल दर्पण होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। कहता है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए 26 का, ठीक है। अब आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखा जाता है। तो वस्तु को आप फोकस के अंदर यानी फोकस और ध्रुव के बीच रखिएगा तो अवतल दर्पण उसका कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? आवर्धित और काल्पनिक, ठीक है, और सीधा भी बनाएगा। प्रकाश तरंग उदाहरण है इसका ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुम्बकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो सब जानता है 3:10⁸ मीटर पर सेकेंड। यदि आप इसको किलोमीटर में बदलिएगा तो वो क्या हो जाएगा? 3:10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन नंबर 31 है, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब मतलब बड़ा काल्पनिक प्रतिबिंब, तो वो अवतल दर्पण से बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। 32 का है, संयुग्मी फोकस संभव है केवल अवतल दर्पण में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 33 है, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पे प्रतिबिंब उल्टा बने तो दर्पण होगा। देखिए, कौन सा दर्पण में प्रतिबिंब दोनों टाइप का बनता है, सीधा उल्टा? तो ये हमारा अवतल दर्पण है जो दोनों टाइप का प्रतिबिंब बनाता है, सीधा भी उल्टा भी, यानी ऑप्शन नंबर बी। 34 का क्या है, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के एक्सक्यूज मी, माफ कीजिएगा, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पे रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है तो वो दर्पण होगा कौन सा? उत्तल दर्पण। एंड इसी के कारण इसका हम प्रयोग साइड मिरर यानी आज गाड़ी में करते हैं, साइड मिरर के रूप में, ठीक है। 35 नंबर है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है फोकस और कहाँ? ध्रुव तथा फोकस के बीच, यानी ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, पहले इसको आगे थोड़ा बढ़ा लें। या 36 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को परावर्तित या अपवर्तित करती है। अभी हम परावर्तन पढ़े हैं तो परावर्तित, या फिर अपवर्तन में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी प्रतिबिंब बनता है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, परावर्तित या अपवर्तित करे, ठीक है। 37 नंबर है, किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता? तो देखिए, समतल तथा इसमें से कौन होगा? समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, नहीं बनता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। एंड 38 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद कहाँ कैसे चल जाएगी? देखिए, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 39 का क्या है, क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं? तो देखिए, नहीं उतार सकते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि ये दर्पण के पीछे बनता है प्रतिबिंब, यानी उसका ऑप्शन बी हो जाएगा। एंड 40 नंबर क्वेश्चन है कि
प्रकाश की एक किरण किसी दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तन कोण क्या होगा। तो देखिए उसका परावर्तन कोण 30 डिग्री होगा। अब आप कहिएगा कैसे, तो इसको ऐसे आप देख सकते हैं। तो इसका हम कलर चेंज कर दें, ठीक है, रेड कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं, इसको और छोटा कर लें या। तो क्या कहता है हमारा, देखिए अगर ये हमारा क्या है, समतल दर्पण है, ये यहाँ पे बनाते हैं। अगर ये समतल दर्पण है, एक ऐसे प्रकाश की किरण इस पे आ रही है ऐसे, और ये ऐसे चली जाएगी, ठीक है। अब ये हमको ये कोण दिया है, ये वाला कोण, ये कितना डिग्री दिया है, 60 डिग्री दिया है, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है परावर्तन कोण या होगा क्या होगा। तो भाई परावर्तन कोण क्या होगा, ये अगर अभिलंब है आपका, अभिलंब को किससे डिनोट करते हैं, एन से, तो परावर्तन कोण ये होगा, ये वाला कोण। तो परावर्तन कोण आपका कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई ये टोटल हमारा कितना कोण होगा, 90 डिग्री। तो उसमें से ये हमारा क्या है, 60 है, तो ये क्या हो जाएगा, 30, यानी आपतन कोण 30 तो परावर्तन कोण भी 30। समझ गए, हटा दिए। अब 42 नंबर है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो इसका जो वक्रता त्रिज्या हो कितना होगी, 40 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। तो 20 है तो उसका वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो गया। तो भाई यहीं पे करते हैं समाप्त। पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को, ठीक है। एंड इसके नेक्स्ट जो हम डालेंगे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 का, उसको आप जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा, हेल्पफुल, ठीक है। तो